नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करेंगे यूपी के वीडियो री एग्ज़ाम और जूनियर असिस्टेंट 2022 और साथ ही साथ वन दरोगा के लिए, ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट दोस्तों। ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं दोस्तों। और आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट में जूनियर असिस्टेंट के जो री एग्ज़ाम हुआ था 2016 वाला, उसके क्वेश्चंस लेने वाले हैं। हम इस प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से 20 क्वेश्चन जो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं और आज हम 21 से लेकर 40 तक करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिएगा देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम अगर पहला क्वेश्चन देखें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें दोस्तों से। ठीक है, चलिएगा देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 है। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों ऐसे शब्द? तो ऐसे शब्द कहलाते हैं निपात। क्या कहलाते हैं दोस्तों? निपात दोस्तों। ठीक है, जैसे ऑप्शन अगर इसके उदाहरण बताए जाएं तो जैसे भी शब्द है, तो है, तक है, मात्र है, तो इस तरीके के शब्द है। ठीक है, ये निपात शब्दों में आते हैं दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 है। हम आपको पहले बता चुके हैं दोस्तों, 20 तक क्वेश्चन आपको कल इससे पहली वाली क्लास में कराए जा चुके हैं और आज 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन कराए जाएंगे दोस्तों आपको। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक फॉल्ट है और वो ये है कि यहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। इसमें मूल्यवान भी पूरी तरह से सही है और पृथक भी पूरी तरह से सही है। तो दोस्तों, इसके कंप्लीट पूरे नंबर मिले थे इस वाले क्वेश्चन के। ठीक है, उस समय जब पेपर हुआ था। एक क्लिष्ट और विरम ये दोनों गलत हैं दोस्तों। ठीक है, ये दोनों गलत हैं और ए और डी दोनों सही हैं दोस्तों। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। निम्न दिए गए विकल्पों में वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। सदा तो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, एक वचन में, प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक हमेशा एक वचन में ही होगा, इसमें खुद ही जुड़ा हुआ है प्रति एक। ठीक है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है दोस्तों? वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है दोस्तों 2 आधारों पर। कौन कौन से? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 25 है। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें ऑप्शन ए है एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, और एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वही क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, चलिएगा जैसे रोहन खेलता है, ठीक, राम घर जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए। तो ये कहलाते हैं महाप्राण व्यंजन। क्या कहलाते हैं दोस्तों? महाप्राण व्यंजन। अल्पप्राण, महाप्राण आपने पढ़े होंगे दोस्तों। अघोष, सघोष ये आप पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़े हैं तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं एग्जाम में। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का वर्गीकरण है दोस्तों। यहाँ पर जो संबल है वो ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? वो है संपृक्तक ध्वनि का। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28 है। विपत जाल का इक्वल है विपत जाल, इसकी संधि कौन सी दोस्तों? यहाँ पर आपको देखिए, आप खुद समझ रहे होंगे, यह ता है और यहाँ जा है, मिलकर आधा जा हो गया, तो ये व्यंजन संधि के साथ छेड़छाड़ हो रही है। तो ये क्या है? व्यंजन संधि दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, व्यंजनों में बदलाव हो रहा है तो यहाँ पर व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिएगा दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो क्लियर दिखाई दे रहा है, दुर है। ठीक है, दुर, लेकिन दोस्तों इसमें एक ये वाला दुर जो है ये इस तरीके से, इसमें हलंत लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों एक जैसे है ना, ए और सी, तो ऑप्शन के हिसाब से सी बिल्कुल सही हो जाएगा अगर हम यहाँ पर हलंत लगा देते हैं। ठीक है, दुर के नीचे हलंत लगा देते हैं तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दुर प्लस आत्मा, इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा दुरात्मा का। क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए है दोस्तों, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। यह एक सुंदर लड़की है, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हैं। तो किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया, परिमाण मतलब जिसमें परिमाण की मात्रा बताई गई होगी, कौन सी चीज़ कितनी हुई है, तो ये
ऑप्शन ए ही है इसमें, बहुत ओले पड़े। ठीक है, इसमें परिमाण बताया गया, अब कितने ओले पड़े, बहुत ओले पड़े। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 31वां है दोस्तों। मनोभाव को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता क्या कहलाते हैं दोस्तों? वाक्य से कोई संबंध नहीं होता, विस्मादि बोधक अव्यय। ठीक है, विस्मादि बोधक अव्यय कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है दोस्तों? तो ये है पुरुषवाचक। कौन सा है दोस्तों? पुरुषवाचक। ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 33 है, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये है दोस्तों कुमुदनी के। किसके? कुमुदनी के। क्वेश्चन नंबर 34 है, शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन करना है। यदा कदा, तो यदा कदा का जो सही आंसर है जब कब। जब कब। ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 35 है, नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो नियत का मतलब होता है दोस्तों निश्चित, और निश्चित यहाँ पर पहला एक ही है, वो है ऑप्शन सी। तो और नियत का मतलब इरादा, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिएगा, आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो उस शब्द का चयन करना है दोस्तों, किसका कौन सा शब्द होगा इनमें से? तो दोस्तों इसमें होगा अनुरूप। क्या होगा? अनुरूप। अच्छा दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि अनुरूप बता तो दिया, क्यों होगा ये तो बताया नहीं दोस्तों। इसलिए होगा कि देखो यहाँ पढ़ के देखिए, आप ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को सिर्फ देखना ही नहीं है, उसका समझना भी है। आलोचकों के अनुसार, यहाँ पर जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आलोचकों के अनुसार। ठीक है, तो अनुसार यहाँ पर सही शब्द होगा। उसके बाद आलोचकों के अनुसार हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। ठीक है, ये वाक्य है इतना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तब सही होगा आंसर दोस्तों हमारा। चलिएगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? बताइए दोस्तों, सामर्थक, सूचक, निश्चयार्थ, बाध्यता या इच्छार्थक? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो है सामर्थ्य सूचक। जब आप चल सकते हैं तो आपके सामर्थ्य सूचक बताई गई है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है, यदि किसी हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके तो उसका हिंदी अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू किससे होगा? इंट्रोगेटिव वर्ड से, ऑक्सिलरी वर्ब से, इन्फिनेटिव से या फाइनाइट वर्ब से? तो दोस्तों आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते रहते हैं और ये आपके सामने एग्जाम्पल आपके सामने है। पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें कुछ सेंटेंस या कुछ शब्द बताए गए हैं कि उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना है, तो आपको ये थोड़ा बहुत आना भी चाहिए। नहीं आता है तो दोस्तों आप इसको थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका मतलब समझा देते हैं। ये बोला है किसी प्रश्न का अगर हाँ या ना में उत्तर दिया जा सकता है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन होंगे कैसे। जैसे, क्या आप वहाँ जा रहे हैं? क्या राम गाना गाता है? तो इसके उत्तर ऐसे भी दिया जा सकता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, हाँ राम गाना गाता है, या नहीं राम गाना नहीं गाता है। तो ये उस तरह के शब्द हैं। तो जब हम इस तरीके के क्वेश्चन बोलते हैं तो क्या किससे शुरू करते हैं? क्या से। क्या वह ऐसा कर रहा है? तो जब हम क्या से शुरू करते हैं तो उस समय जब क्या वाला क्वेश्चन जो इंग्लिश में बनाया जाता है तो उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना हमारी हेल्पिंग वर्ब, उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसे आपको उदाहरण बताया था दोस्तों अभी, क्या राम गाना गाता है? देखिए दोस्तों आपको लिख के बता देते हैं, एक बार में कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। क्या राम गाना गाता है? तो दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? ऐसे बनाएंगे डज। ठीक है, डज राम सिंग ए सॉन्ग। तो दोस्तों अब उम्मीद करते हैं अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। देखो ये हेल्पिंग वर्ब है डज। ठीक है, राम डज नॉट इस तरीके से आता है ना, नहीं राम गाना नहीं गाता है, तो राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो डज क्या है यहाँ पर? ऑक्सिलरी वर्ब है, इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा 39वां क्वेश्चन है, हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। उपरोक्त वाक्य के सही अंग्रेजी अनुवाद का चयन करना है दोस्तों। तो आवर फोरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर हमारा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं,
ए वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टेड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। ठीक है, तो आपको इसकी हिंदी बतानी है। अब वल्गर माइंड एक अशिष्ट व्यक्ति, ठीक है, एक अशिष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है, एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है, ठीक है, इज वन हु वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। वुड लाइक टू कमांड आदेश देना, आदेश देना, इंस्टेड ऑफ यानी बजाय, किसके बजाय, आस्किंग यानी पूछने या रिक्वेस्ट करने की अपेक्षा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन मिल गया हमें, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर को लेकर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। और दोस्तों आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस सेशन को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। ठीक है, और अगर आपने ये वीडियो अंत तक जरूर देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसका फ़ायदा एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।